पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई कोर्स या किसी कॉलेज से सीखा जा सके। शायद ही कहीं कोई पेरेंटिंग का कोर्स हो, पर अब आपका इंतजार। लोग पेरेंटिंग को नॉर्मल चीज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी आप अपनी वर्क लाइफ को लेकर उठाते हैं। अगर इससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी को पेरेंटिंग कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। पेरेंटिंग सीखने में सारी जिंदगी लग जाती है। एक अच्छी पेरेंटिंग एक छोटे बच्चे के जवान होने तक और आगे पूरे जीवन भर उसके साथ रहती है। उसके दिमाग और शरीर के विकास, इमोशनल और सोशल तरीके को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए इन सभी चीजों में अच्छी पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है। कहा गया है कि बच्चे दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा उनके माता पिता उन्हें सिखाते हैं, या वो अपने माता पिता से सीखकर अनुभव करते हैं। सही पेरेंटिंग ही बच्चों के अच्छे भविष्य को बनाती है। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्शियस बनाने के लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग करें और अपने बच्चों का डेवलपमेंट एक लीडर की तरह करें। द कॉन्शियस पेरेंट की लेखिका शेफाली साबेरी हैं, जिन्होंने अपने साइकोलॉजी के लंबे अनुभव को अपनी पुस्तक में डिस्क्राइब किया है। शेफाली ने कोलंबिया से क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है। पीएचडी की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने कई लोगों के जीवन को बदला है। अपने प्रोफेशन में बेहतरीन होने के साथ साथ शेफाली एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं और उन्होंने अपनी कई बेहतरीन किताबें पब्लिश की हैं। शेफाली द्वारा लिखी द कॉन्शियस पेरेंट की बुक समरी के जरिए आप जान सकेंगे कि अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों को कैसे उनकी इनर पावर खोजने का मौका दें, उन्हें अपना करियर चुनने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखें, अपने बच्चों को कैसे अच्छा संस्कार दें। क्योंकि ये सब सुनने में भी भले आसान लगता हो, लेकिन एक पेरेंट्स के तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो हर पेरेंट को अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा देने का सही तरीका पता होता है, लेकिन अंदाजे बयां और उसे ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बनाते हुए सही काम करने को कहते हैं, जबकि इसी बात को वो बड़ी ही आसानी से पोलाइटली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बुक समरी के सफर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि पेरेंट्स बच्चों के टैलेंट को कैसे निखार कर बाहर लाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पूरी कोशिश बहुत पसंद आएगी। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर द कॉन्शियस पेरेंट की बुक समरी, जिसे लिखा है शेफाली साबेरी ने। बच्चों को उनकी इनर पावर खोजने का मौका दें। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास या खुद के ही घर में देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। उनकी हर एक्टिविटी पे हद से ज्यादा गौर करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इतनी फिक्र उन्हें ही परेशान करती रहती है। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें छोटी सी उम्र में ही वो सब बता देना चाहते हैं जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। वो बच्चों को कभी कभी इतनी सुरक्षा देते हैं जितनी उन्हें चाहिए भी नहीं होती। ये नॉर्मल सी बात है। अगर कोई पेरेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो ना चाहकर भी वो अपने बच्चों में एक अच्छा स्टूडेंट खोजते हैं। और अगर कोई अच्छा गाता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि काश उसका बच्चा भी गाए। आजकल तो नेता लोग भी यही सोचते हैं कि उनका बेटा नेता बन जाता तो बढ़िया रहता। जाने अनजाने में हर कोई अपने बच्चों में अपने जैसा या अपने से बेहतर ही कुछ देखना चाहता है, और माँ बाप को इस बात की बड़ी जल्दी रहती है कि उनका बच्चा सब कुछ सीख जाए। ये केयर जितना सही हमें लगती है उतनी होती नहीं है। भले ही बच्चा माँ बाप के जैसे कद काठी में दिखने लगे या उसका हाव भाव उसके माँ बाप जैसा हो, पर सोच और समझ हर इंसान की अलग होती है। इसलिए इस बात का भी चांस होता है कि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बने। हर माँ बाप को अपने बच्चे की देखरेख के साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर उसका मन किस में लग रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो वो बिना कहे करता है और खुशी खुशी करता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जो इस बात को प्रूव करते हैं कि जितना खुला माहौल हम एक बच्चे को देंगे उतने अच्छे से वो खुद के टैलेंट को समझ पाएगा। इस कहानी में एक माँ और बेटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताया गया है। एक छोटी सी बच्ची होती है। वो इतनी छोटी होती है कि उसको पैसा या उसकी वैल्यू पे ये सब बातें नहीं पता होती। एक दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ को खुश कर दें और सरप्राइज देने के मूड में उसे उठाने लगती है। वो उनसे कहती है कि
आप अपने तकिए के नीचे देखिए, एक आधा टुकड़ा होगा नोट का, जो रात में परी रख के गई है। इसका आधा टुकड़ा परी ने पापा के तकिए के नीचे रखा है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ को चकाया। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि वो नोट किसी परी ने नहीं, बल्कि उनकी बेटी ने ही नोट को हाफ ऑफ करके उसके और उसके हस्बैंड के तकिए के नीचे रखा है। वो तुरंत सोचती है कि इसे पैसे की वैल्यू ही नहीं पता, उसने नोट फाड़ दिया। इस वक्त उसे ये बताना बेहद जरूरी है कि उसने क्या गलत किया है। पर अचानक उनके मन में ये ख्याल भी आता है कि पैसे की बात तो वो छोटी है, इसलिए नहीं समझी। बाकी उसकी सोच इतनी अच्छी है कि उसके मन में सबके लिए बराबर का भाव भी है कि उसने ये सोचा कि जो भी सरप्राइज हो वो दोनों को दे। उसके मन में बस यही बात थी कि जैसे ही हम उठेंगे ये नोट देखकर खुश हो जाएंगे। वो छोटी सी बच्ची जितना अच्छा सोच सकती थी उसने सोचा, और ये भी अच्छी आदतें ही हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अगर तुरंत ही बिना सोचे उसकी माँ उस पर चीख पड़ती और उसे बस यही समझाने की कोशिश करती कि उसने नोट फाड़कर कितना गलत किया, तो वो बच्ची फिर कुछ भी नया करने से पहले 100 बार सोचती, और इस बात से वो खुद को भी बुरा मान बैठती। ये जरूरी नहीं कि हमें जैसे ही अपने बच्चे की कोई गलती दिखे हम तुरंत ही उस पर बोल दें। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उसने वो गलती जानबूझकर की या अनजाने में की। कभी कभी पेरेंट्स एक ही चीज पर इतना ध्यान दे देते हैं कि बाकी की सीख उन्हें दिखाई ही नहीं देती, जो कि उनके बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें अपनी हर बात मानने को कहें या उन्हें अपने मन मुताबिक ढालें, क्योंकि अच्छा तो तब होगा जब पेरेंट्स बच्चों के हिसाब से खुद को उनके माहौल में ढालकर उन्हें सिखाएं। बेटा हो या बेटी, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करें। समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है, इसका ध्यान भी रखें। बात बात पर अपनी लाइफ से उनकी लाइफ को कंपेयर ना करें। पहले के समय में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इतने अच्छे फोन नहीं होते थे, इनफैक्ट फोन तो थे ही नहीं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि मार्केट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स आ गए हैं, और उन फोन में म्यूजिक और वीडियोस के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बच्चे इजीली बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप में से बहुतों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी अचानक से आप इस बात पे भड़क जाते हैं कि आपका बच्चा फोन क्यों चला रहा है, तो 2 मिनट रुककर पहले ये जरूर देख लें कि वो करता क्या है और देखता क्या है। बहुत से बच्चे इंटरनेट पे देख देख कर अपने पसंदीदा खेल भी सीख ले रहे हैं, यहाँ तक कि गाने और तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की क्लास भी ले रहे हैं। इसी को आजकल कहा जाता है एक्सप्लोर करना। जैसे ही लोग माँ बाप बनते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें ये लगने लगता है कि जरा सी ढील उनके बच्चों को कहीं बिगाड़ न दे, कहीं वो उनकी बात ना माने तो। ऐसे तमाम तरह के टेंशन्स उन्हें होने लगते हैं। अगर आपके बच्चे होंगे तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। हम बस उनसे आस लगाए बैठे होते हैं कि वो हमारी हर बात को सुने और माने, जबकि उससे भी ज्यादा जरूरी होता है खुद को बेहतर बनाना। हर माँ बाप का उनके बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है। यहीं से वो आपसे और आप उनसे खुलकर अपनी बातें कहते हैं। इम्प्रूवमेंट की जरूरत सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि पेरेंट्स में भी होती है। कभी कभी हमें भी नादान होकर उनकी बातें सुननी चाहिए, और जो हमारे लिए नहीं हो हमें सीखना चाहिए। दिमाग से ये बात निकाल देना ही बेहतर है कि हमें खुद को नहीं बदलना, सारी कमियां बच्चों में ही होंगी। माँ बाप को ना तो बच्चों के आगे आगे चलना चाहिए और ना उनके पीछे पीछे। उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। जाने अनजाने में हम उन्हें वही बातें सिखाने लगते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था। लेखक इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी हमसे शेयर करते हैं। ये कहानी है एक माँ बेटी की। इसमें बेटी का नाम होता है जेसिका। जेसिका एक अच्छी स्टूडेंट और अच्छी बेटी होती है। उसकी माँ अन्या उससे बहुत खुश रहती है, पर जैसे ही वो 14 साल की होती है, थोड़ी बड़ी होती है, अचानक से उसकी सभी आदतें बदल जाती हैं। उसमें कुछ बुरी आदतें भी आ जाती हैं, जैसा कि बात बात पे झूठ बोलना, सामान चुराना, नशा करना, पार्टी करना एक्सेट्रा। ये उसकी माँ के लिए बहुत दुख की बात होती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को कुछ समझाती
जेसिका उल्टा उन्हीं पे चिल्लाने लगती और खुद को कमरे में बंद कर लेती। ये सब देखकर उसकी माँ ठीक वैसे ही परेशान थी जैसे हर कोई अपने बच्चों की ऐसी हरकत पे परेशान होता है। जेसिका भी ये सब करके खुश नहीं थी। एक दिन स्कूल में उसने खुद को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये जानकर उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान हो गई। ये सब देखकर जेसिका की माँ लेखक के पास जाती हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताती हैं। बात बात में वो बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते थे, खासकर उसके पापा। बात बात पे गुस्सा करना, पढ़ाई के लिए डांटना, इतने ही नहीं छोटी छोटी गलती पे भी हद से ज्यादा भड़क जाना। और इन सब को देखकर उनकी माँ भी कुछ नहीं बोलती थी, तो उनके मन में एक डर बना रहता था। एक दिन उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया तो उन्हें छत पे घंटों हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ा। उन्होंने उस दिन अपने पेरेंट्स से बहुत बार सॉरी बोला कि आज के बाद वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी, पर उनके पेरेंट्स ने उनकी एक ना सुनी। तब से उनके मन में एक खौफ सा हो गया था कि उनका सारा काम टाइम से करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना और अपने पेरेंट्स की सभी बातें मानना। और शायद यही वजह है कि उन्होंने जेसिका की अच्छी गाइडेंस के लिए बात बात पर डांटना, उसे मारना और डराना जरूरी समझा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों? क्यों वही सब कुछ करने पे जेसिका अपनी माँ जैसी अच्छी बेटी नहीं बन पाई? इसका सीधा सा जवाब है कि जेसिका भले ही अन्या की बेटी थी, पर अन्या और जेसिका दो अलग अलग इंसान हैं। इनकी सोच समझ में अंतर था। जिस डर से अन्या सीधी सादी बच्ची हो गई थी, उसी डर ने जेसिका को उनकी माँ से दूर कर दिया। जेसिका अपनी माँ की तरह डरने के बजाय बात बात पर गुस्सा करने वाली लड़की बन गई, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि बिना बात के उसे डांटा जाए या बेवजह उस पे कोई चिल्लाए। अन्या की गलती बस इतनी सी थी कि उसने अपनी बेटी को अपनी तरह ही बनाने की कोशिश की, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हमें कभी भी कोई बना बनाया रूल अपने बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। किसी किताब में नहीं लिखा होता कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। ये जानने के लिए आप खुद उन पर समय दें, उनसे बात करें। उसके साथ रहकर ही आप ये समझ पाएंगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। कुछ बच्चे बचपन में बहुत बोलते हैं, अपनी हर बात कहते हैं, पर धीरे धीरे वो बातें छुपाने लगते हैं और हमसे दूर होने लगते हैं। जरा सा बड़े क्या होते हैं, उनको ये लगने लगता है कि उन्हें हर बात किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ ऐसे रहिए कि कब वो बड़े हो जाएं और आप कब उन्हें उनके ऐसा ही बनकर संभाल लें कि उन्हें ये एहसास भी ना हो कि वो कम समझदार हैं या कमजोर हैं। 15 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि ये अभी बच्चे ही हैं, पर ये बात उनसे हमें कहनी नहीं होती। उनका मन करता है कि उनकी बातों पर सब ध्यान दें और उन्हें सही कहें, और हमें ठीक ऐसा ही करना होता है। उनकी गलतियों पे भी हमें सीधे उनके मुंह पे गलत नहीं कहना होता, बल्कि उनकी कुछ बातों को सही बताकर कुछ कुछ को गलत कहना चाहिए। असल मायने में यही होते हैं जागरूक माँ बाप। जितना आप उनको फ्री महसूस कराएंगे और उनके सपोर्ट में खुद को सबसे अच्छा साबित करेंगे, उन्हें समझना और समझाना उतना ही आसान हो जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चों की देखरेख करने से ज्यादा आसान है माँ बाप बनना, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जिंदगी का एक प्यारा सा सफर होता है जिसमें हम उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं और साथ साथ खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को एक्सपेक्टेशन से कैसे फ्री करें, कॉन्शियस पेरेंटिंग का ये दूसरा एपिसोड है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को अपने एक्सपेक्टेशन से फ्री करें, और ये भी समझेंगे कि कैसे हमारा ईगो उनकी ग्रोथ में रुकावट लाता है। इस पार्ट में शेफाली हमें बताती हैं कि कैसे हम बच्चों को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। जैसे वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उनसे जरा सी कोई गलती हो जाए तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि पूछ लेना चाहिए था ना, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, मैं जो कहूं वही किया करो। और हर बार उसकी छोटी छोटी गलती पे समझाने के बजाय हम उसे डांट देते हैं, जिस वजह से वो खुद से कुछ क्रिएटिव या नया करने का कम सोचता है। फिर जिस काम पे उसकी तारीफ हो वो वही करता है, बाकी वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करता।
क्योंकि उसे भी पेरेंट्स से अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है और डांट से डर लगता है। लेकिन लेखक ने इसे ही जज करना या अप्रूवल देना कहा है। मतलब बच्चे के मन में ये बात आ जाती है कि वो इतना काबिल नहीं है कि अपने लिए इंडिपेंडेंट होकर सोच सके, और डिसीजन लेने के लिए हर बार उन्हें अपने पेरेंट्स से ही पूछना पड़ेगा। आपके मन में भी ये बात जरूर आ रही होगी कि एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। ये तो अच्छी बात है अगर वो हमसे पूछकर सारे काम करे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी भी सोच काफी हद तक अपनी जगह सही है। लेखक इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें 3 बात क्लियरली बताती हैं। नंबर 1, हम उनके पेरेंट्स हैं पर हमें उन्हें कंट्रोल नहीं करना है। उन्हें ऐसा ना लगे जैसे उनकी लाइफ हैक हो गई हो। नंबर 2, हमें उनके किसी भी डिसीजन पर उन्हें ये फील नहीं कराना कि वो हमेशा गलत है। थोड़ा समय देकर उसकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर उनमें आपकी सोच से कुछ कम खूबियां हैं तो भी उन्हें एक्सेप्ट करें। जरूरी नहीं कि जिंदगी में सक्सेस का ग्राफ हमेशा चढ़ता ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में कम अच्छा स्कोर करें, पर जब बड़े हों तो बिजनेस में वो एकदम टॉप का निकल जाए। हमें पहले से ही उनके लिए कोई गोल या करियर फिक्स नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी लाइफ के लिए फ्री होकर सोचने का हक है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि उन्हें अच्छी अच्छी बातों से मोटिवेट करें। लेखक का आप सबसे एक सवाल है कि जब आप छोटे रहे होंगे तो क्या आपसे किसी ने पूछा था, बेटा तुम क्या करना चाहते हो? पर मन तो जरूर करता होगा कि कोई हमसे भी पूछे कि मेरा क्या मन है। ठीक वैसे ही आपके बच्चे भी खुद से कुछ करना या सीखना चाहें तो कम से कम उनसे पूछना बनता है। आपको फिर लग रहा होगा कि हम बात बात पे उनकी ही बात मानेंगे तो उन्हें सही डायरेक्शन और सही दिशा कैसे बताएंगे। इसी कश्मकश को दूर करती जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो इसमें एक बड़ी आसान सी बात लिखी होती है, जिसमें लेखक अपनी कुछ आदतें हमसे शेयर करती हैं, जिनमें से कुछ अच्छी हैं तो कुछ थोड़ी बुरी भी। वो कहती हैं कि पेरेंट्स से पहले वो खुद एक इंसान है, उनमें बहुत सी कमियां हैं, हर कोई हर समय सही नहीं होता, वो भी फेल हुई हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है वो खुद बच्चों से कम ही अच्छा कर पाई हो। राइटर खुलकर ये बात मानती हैं कि वो परफेक्ट नहीं हैं, और सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह हमें अपने बच्चों में परफेक्शन नहीं देखना, बस वो सही डायरेक्शन में जाएं, इतना ही काफी है। हर कोई रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है, कुछ कमी होती है तो धीरे धीरे उसमें सुधार करता है। इसीलिए उन पर प्रेशर डालने के बजाय उन्हें इजी तरीके से सिखाएं और प्यार से समझाएं। पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन फ्रेंडली होना बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपस में इतनी समझ हो कि वो हमसे पूछने में या कुछ बताने में बिल्कुल फ्री फील करें। जितनी बातें लेखक ने अपने बारे में स्वीकार की हैं, अगर हम खुद से ईमानदारी से पूछें तो हमारे अंदर भी ये कमियां हैं। जब हम खुद को इतना परफेक्ट नहीं बना पाते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। उन्हें परफेक्ट बनाने की होड़ में उन्हें क्यों दौड़ाना। फ्रेंडली रिलेशन सबसे अच्छा होता है किसी को समझने के लिए, जिसे हम किनशिप भी कहते हैं। आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखें, उनके साथ खेलें, उनका कहीं घूमने का मन हो तो उन्हें लेकर जाएं। ये सब बहुत नॉर्मल काम है। ऐसा करने से उन्हें ये जरूर लगेगा कि आप उनके इंटरेस्ट की वैल्यू करते हैं। फिर आपकी इमेज एक स्ट्रिक्ट पेरेंट से चेंज होकर एक कूल पेरेंट की हो जाएगी, और तो और आप उनके बहुत करीब हो जाएंगे। जनरेशन गैप कम करना इसे ही तो कहते हैं, जिसमें आप थोड़ा खुद को उनकी ओर पुश करते हैं और थोड़ा उन्हें अपनी ओर बढ़ने को कहते हैं। दूसरी कड़ी है ईगो। ईगो सुनकर आपको लग रहा होगा कि ईगो तो बच्चों में ही होता है, पेरेंट्स में कहाँ ईगो। पर आप यहीं तो चूक कर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ईगो होता है अपने बच्चों को लेकर। अच्छा दिल से बताइए, क्या आप अपने बच्चों को अलग से ना देखकर हमेशा दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं? जैसा एक डायलॉग बहुत फेमस है, अरे शर्मा जी के लड़के को देखो। ये छोटी सी लाइन इस बात का प्रूफ है कि हम सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरों से कंपेयर करते ही हैं, भले उनमें और हमारे में बहुत फर्क हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से ईगोज हैं जो एक पेरेंट में होते हैं। जब हम क्लास में अपने बच्चे की फर्स्ट रैंक देखते हैं तो हम अंदर से तो खुश होते ही हैं,
पर ऐसा भी होता है कि हम आसपास के 2-4 पेरेंट्स से उनके बच्चों के मार्क्स पूछने लगते हैं और उनके बिना पूछे ही हम अपने बच्चों के मार्क्स बताने लगते हैं। जितनी खुशी उसके अच्छे मार्क्स आने की होती है, उतनी ही खुशी हमें लोगों को बताने में मिलती है। कभी कभी हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस पहले से अच्छी होती है, उसके 50 में से 49 नंबर आने पर हम खुश हो जाते हैं, पर जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी का फुल मार्क्स भी आया है, तो हमारी खुशी तुरंत कम हो जाती है। ये हमारा ईगो ही है और कुछ नहीं। पेरेंट्स का ईगो बिल्कुल अलग सा होता है। उनका मन करता है कि उनका बच्चा जहां भी रहे सबसे अच्छा दिखे, सबसे अच्छा बोले और सब टॉप क्लास लगे। इसे ईगो ऑफ परफेक्शन बोलते हैं। इससे उन्हें फायदा हो या ना हो, लेकिन उनका ईगो सेटिस्फाइड रहता है। लेखक कहते हैं कि जब किसी से पूछिए आपको बच्चा क्यों चाहिए, तो उनके आंसर होते हैं कि उन्हें बच्चे पसंद हैं, वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे माँ बाप हैं। अब जरा गौर करें तो हम लोग भी अपने आसपास कुछ ऐसा ही सुनते हैं, या हम भी इनसे मिलती जुलती सोच रखते हैं। मतलब खुद को साबित करने के लिए बच्चा करना, इससे तो ये पहले ही तय हो गया है कि आपने उनके आने से पहले ही उनका रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है। ऐसे में तो जाहिर है एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी ही। फिर हम इन्हें इतना बेहतर देखना चाहेंगे कि लोग हमारी तारीफ करने लगे, अरे देखो उनका बेटा या बेटी कितनी अच्छी है। ये सब हम अक्सर किसी न किसी से सुनते रहते हैं। हमें हमारी परवरिश पे अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है तो हमारा ईगो बना रहता है। वहीं अगर गलती से बच्चा हमारी ना सुनकर अपने मन की करने लगे और 2-4 लोग कहने लगे कि ये तो आपसे कुछ सीख ही नहीं पाया, तो हमारा ईगो हर्ट होने लगता है। यानी हमें बस इस बात का दुख होता है कि जैसा हम चाहते थे हमारा बच्चा वैसा क्यों नहीं बना। इसे कहते हैं ईगो ऑफ स्टेटस। ऐसे कई तरह के ईगोस होते हैं। उन्हीं में से एक है ईगो ऑफ इमेज। ये आजकल बहुत फेमस है। हमारा यही गोल होता है कि गलती से भी हमारे बच्चे कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे हमारी इमेज खराब हो जाए। बच्चों को अच्छे संस्कार तो देने चाहिए, पर हम इमेज को लेकर इतने टेंशन में रहते हैं कि हर बात पर अपने बच्चों को टोकने लगते हैं। लेखक बताती हैं कि एक 20 साल की लड़की जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलने वाली परफेक्ट चाइल्ड थी, हर चीज में एक्सीलेंट, उसने पीस कॉर्प्स ज्वाइन किया और वर्ल्ड टूर पे निकल पड़ी। उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और सफर के दौरान उसे एक इंडियन लड़के से प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं, पर लड़की के पेरेंट्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे बेहतर रिश्ता मिल सकता है। लड़की के पापा इस शादी के इतने अगेंस्ट होते हैं कि ये रिश्ता ना होने की लाख कोशिश करते हैं। उनकी माँ भी इस रिश्ते से सहमत नहीं थी। एक सिलेक्शन को लेकर बाकी की सारी खूबियां उनके पेरेंट्स ने नजरअंदाज कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद वो लड़की उस लड़के से अपना रिलेशन तोड़ लेती है और मम्मी पापा की मर्जी से अपने क्लास और स्टैंडर्ड में शादी करने को मान जाती है। पर इससे उस लड़की के मन में अपने पेरेंट्स को लेकर इस बात की शिकायत हमेशा थी, क्योंकि उसे अपनी चॉइस बेस्ट लगी थी। स्टेटस और इमेज यहाँ हावी हो गया। लेखक आगे हमें बताती हैं कैसे फर्क करें ईगो और एसेंस में। ईगो वाले कुछ रिस्पॉन्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर तुमने मुझसे पूछा होता मुझे ये पसंद है पर ये नहीं पसंद, अगर तुमने ऐसा किया होता तो हम वैसा करेंगे। गुस्सा ना करो, चिल्लाओ मत। एसेंस यानी समझा कर कहने वाली बातें, जैसे हाँ मैं देख रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हें, हाँ बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ये कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिन्हें सुनकर सामने वाला रिलैक्स फील करता है। लेखक हमें आगे बताती हैं कि किस सिचुएशन को हमें कैसे कंट्रोल करना होगा। अगर हमें ईगो को हटाना है तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि जब हमारा मूड सही ना हो तो हम बेकार में बच्चों से ना उलझें। किसी तरह का स्ट्रेस हो, काम का प्रेशर हो, या तबीयत ठीक ना हो, या कोई भी रीजन हो, तो हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का असर उन पर नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं और अचानक से किसी की छोटी सी गलती दिख जाने पर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा करने से हम अपना मूड तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी परेशान कर देते हैं। हमें सारे इमोशंस को अलग करना आना चाहिए।
बच्चा जब तक 5 या 6 साल का होकर प्रॉपर स्कूल नहीं जाने लगता, तब तक उसकी देखभाल करना हमारी फुल ड्यूटी होती है और हमें उनके सभी काम को देखने की, हर वक्त उनके साथ रहने की आदत पड़ चुकी होती है। पर जैसे ही वो टीनेज यानी 14-15 साल का होता है, उसे स्पेस चाहिए होता है, या यूं कह लें कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ये वही वक्त होता है जब हमें उनकी ग्रोथ को एक्सेप्ट करके उन्हें थोड़ा खुद से फ्री करना होता है, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझें और हम उनके लिए कोई परेशानी ना बने। पेरेंट्स का रोल उनके बच्चों की लाइफ में धीरे धीरे बदलता रहता है और इसी के साथ वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बच्चों की लाइफ में कई ट्रांजिशंस फेज आते हैं, मतलब वो टाइम जिसमें तेजी से बच्चों की ग्रोथ और जरूरतों में चेंजेस आते हैं। हमें अपने बच्चों को हर फेज में बड़ी ही समझदारी से पार कराना होता है। बच्चों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाएं? द कॉन्शियस पेरेंट का ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मेंटली स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हम अपने बच्चों को इमोशनली भी कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। हमें अपने बच्चों को ये भी बताना होगा कि लाइफ में जो होता है उनसे कैसे वो अच्छी तरह से डील करें और हर कंडीशन में खुद को स्ट्रांग रखकर सीखते रहें। लेखक बताती हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक शीशे की तरह होते हैं। बच्चा बहुत छोटी सी उम्र से ही सबसे नजदीक अपने पेरेंट्स को ही देखता है, तो सबसे पहले वो वही करता है जो पेरेंट्स करते हैं। जैसे कि हम अपनी फैमिली में आपस में सबसे प्यार और सलीके से बात करते हैं, जिससे घर में एक शांति का माहौल बना रहता है, तो बच्चा बिना सिखाए ही ये सब कॉपी कर लेता है और वो भी सबसे प्यार से और अच्छे से बोलता है। वो हूबहू हमारे जैसा ही बोलने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब वो बड़ा होता है तो लाइफ में आगे भी ज्यादातर चीजें वो हमसे ही सीखता है और हम उसमें वही आदतें डाल पाते हैं जो हमारे में मौजूद हैं। अगर हमारा बच्चा हमें हर बात पे गुस्सा करते, लड़ते, झगड़ते या उलझा हुआ देखता है, तो वो भी वही सीखने लगता है। दूसरी तरफ अगर वो देखता है कि हम अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम से निपटने के लिए नए नए रास्ते खोजते हैं, तो वो भी इन सभी पॉजिटिव आदतों को सीखता है। वो लाइफ में हर टफ सिचुएशन में बिना परेशान हुए उससे निकलने के रास्ते खोजता है। लेखक इस बात को और अच्छे से समझाते हुए हमें बताती हैं कि कॉन्शियस पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। कहीं हमने जो पहले एक्सपीरियंस किया है उसी हिसाब से अपने बच्चों को तो नहीं समझा रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस खुद की कोशिश पर होना चाहिए, जैसे कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या मेरी कितनी कोशिश है उनको समझने और समझाने में। अगर आप खुश नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन या गुस्से में ही रहते हैं, तो आपका बच्चा भी खुश नहीं हो पाता और इसका एक बुरा असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है। ऐसे ही हम जाने अनजाने में अपनी आदतों से, अपने काम से अपने बच्चों की लाइफ पर अच्छे बुरे इफेक्ट डालते रहते हैं। यहाँ तक राइटर हमसे ये भी कहती हैं कि हमारी हर छोटी छोटी हरकत हमारे बच्चों में चेंज लाती है। वो हमें लगातार जाने अनजाने में ही सही लेकिन फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि हम सुबह उठकर क्या करते हैं, क्या किसी एक्सीडेंट जैसी कंडीशन में हम कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, हम उनसे कैसे बातें करते हैं, ये सारी चीजें वो अच्छे से देखते हैं और सुनते हैं। कहीं हम उनसे बेमतलब के सवाल तो नहीं करते जिससे वो हमसे बात करने में भी डर महसूस करें। हम उनके सक्सेस पे उनकी तारीफ करते हैं और उनके फेल होने पर कहीं बहुत तेजी से डांटने तो नहीं लगते। ये सारी चीजें हमारे बच्चे बहुत गौर से देखते हैं और इन सब का उन पर असर भी होता है। कभी कभी हम उन चीजों पे भी अपने बच्चों को टोकने लगते हैं जिनका हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बस हमें लग जाता है कि यह गलत होगा, तो हम उन्हें आधी अधूरी जानकारी के साथ ही उस काम को करने से रोक देते हैं। ये उनकी नहीं, हमारी कमियों को दिखाता है। आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारा बच्चा हमसे कुछ अलग कह दे। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं और उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, तो आप बिना कुछ उसके बारे में जाने ही उसे इस करियर के लिए साफ मना कर देते हैं। और कभी कभी तो पेरेंट्स बड़ी आसानी से ये झूठ बोल देते हैं कि हमें सब पता है, इन सब में कुछ नहीं रखा, मैंने सब देखा है।
जो कि एक समझदार पेरेंट के लिए सही नहीं है। आगे राइटर हमें बताती हैं कि अपने रिएक्शंस को कैसे इम्प्रूव करें और ये जानने की भी कोशिश करें कि क्या सचमुच हर बात पर रिएक्ट करना सही होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को अपनी तरह ही इमोशनल बना देते हैं। उसी तरह हम भी काफी कुछ अपने पेरेंट्स से ही सीखते होते हैं, जैसे कि हमेशा गुस्से में रहना या बहुत ही कूल रहना, कभी कभी टेंशन ले लेना या हर बात पे टेंशन में आ जाना। तो हमें अपने बच्चों को सिखाते समय ये भी नोटिस करना चाहिए कि कौन कौन सी आदतें हमने खुद गलत सीखी हुई हैं, जिसे हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर गुस्सा बेवजह आ रहा है तो शांति से बैठकर उसका कारण खोजें कि सच में कोई जेन्युइन बात पर गुस्सा आया तो ठीक, वरना कंट्रोल करने की कोशिश करें। पेरेंटिंग एक ऐसा सफर है जिसमें आप भी बहुत कुछ सीख कर खुद को इम्प्रूव करते हैं। हम आमतौर पर 30-35 साल की उम्र में पेरेंट बन जाते हैं, तो हमारी भी तो आधी से ज्यादा जिंदगी बची ही होती है जिसे हम और अच्छे से गुजार सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी इमोशंस होते हैं जो बचपन में हमारे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं या उन पे ध्यान नहीं देते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि आपको बचपन में किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया हो जहां आप बड़ी मुश्किल से खुद को एडजस्ट कर पाए हों, पर इस बात को लेकर आपके मन में एक गुस्सा या नाराजगी सी रह गई कि बिना आपसे पूछे ही आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। भले ही आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छा सोचकर ही आपका एडमिशन वहां कराया होगा, पर आपको इस बात से इतनी चिढ़ होती है कि अगर कोई आपके बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालने की बात करते तो आप जरूरत से ज्यादा भड़क जाते हैं। भले ही आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो वहां जाने में, आपका ये रिएक्शन कम लॉजिकल था यानी बीती बातों का ही इस पर असर था और कुछ नहीं। इसलिए जब भी हमसे कोई गलती हो तो हमें तुरंत ही उस पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये तो हुई हमारी बातें। अब लेखक हमें आगे बताती हैं कि कैसे हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनके दर्द को समझें और उन्हें हैंडल करना सिखाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब हमारे बच्चे को कोई फिजिकल या मेंटल पेन होता है तो हमसे ये देखा नहीं जाता और हम हर कोशिश करते हैं उन्हें इससे बाहर निकालने की, पर हम कभी कभी खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद हम दूसरों को ब्लेम करना, उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा स्कूल में हर्ट हुआ है तो हम उसके टीचर या प्रिंसिपल पर आरोप लगाने लगते हैं, उनकी गलती बताने लगते हैं। कोई दूसरे बच्चे ने परेशान किया तो हम उनके पेरेंट्स से शिकायत करने लगते हैं। हम बाहर सबको गलत बताते हैं, जबकि हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम खुद अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। लेखक कहती है कि हमें अपने बच्चों से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस शेयर करना चाहिए ताकि वो क्या महसूस कर रहे हैं हम ये जान सकें। अगर वो किसी बात से दुखी हैं तो ये जानने की कोशिश करें कि आखिर किस बात से बच्चा परेशान है, तभी हम उनके साथ मिलकर उन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे। इसी बात को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र है आगे। एक 7 या 8 साल की लड़की होती है जो थोड़ा ओवरवेट यानी हल्की मोटी होती है और मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे भी लगाती है, जिससे क्लास में सब उसके लुक को लेकर चिढ़ाते रहते थे। एक दिन वो बहुत दुखी हो गई और उसने घर आकर खाने पीने से मना कर दिया। उसकी माँ स्मार्ट और मॉडर्न थी। उनको जब ये बात पता चली तो वो जल्दी जल्दी जाकर ट्रेडमिल और एक्सरसाइज के सामान खरीद लाई। उसकी डाइटिंग से जुड़े खाने पीने के सामान भी ले आई और रोज रोज उसकी हेल्थ का ध्यान रखने लगी। ऐसा करने से उसकी बेटी के मन में ये बात बैठ गई कि लुक बहुत जरूरी है और बाहर से अच्छा दिखना अंदर से अच्छे होने से भी ज्यादा जरूरी है। लोग आपके लुक को देखकर ही आपसे बात करेंगे, दोस्ती करेंगे। तो यहाँ उसकी माँ ने उसकी बात समझने में इतनी जल्दबाजी कर दी कि ध्यान देकर भी वो अपनी बेटी को दुख से नहीं निकाल पाई। अब चलते हैं इस एपिसोड के दूसरी कड़ी में, जिसमें शेफाली जी हमें बताती हैं कि जिंदगी एक सच है और हमें अपनी डेली लाइफ को देखते हुए खुद से कुछ सवाल करने चाहिए। जैसे, जब कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? क्या हम तुरंत खुद की गलतियां देखने लगते हैं और फिर खुद को ये बताने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है, या फिर इसके उलट हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है,
मैं तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा डिजर्व करती थी। या फिर हम लास्ट में अपनी किस्मत को ही कोसने लगते हैं कि हम बड़े ही अनलकी या बुरी किस्मत वाले हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो राइटर के हिसाब से आप बस बाहरी दुनिया को ही देखते हैं, यानी आप में खुद को समझने का हुनर कम है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर जिंदगी में सब कुछ मेरे हिसाब से ना हो या मेरे फायदे का ना हो तो हम दुखी हो जाएं, बल्कि लाइफ के हर पल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हर पल में कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान की जिंदगी में कई बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन अच्छी समझ बूझ न अपनाने की वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देता है। हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छी लाइफ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहे, बल्कि हम जितना स्ट्रगल और परेशानी को फेस करते रहते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को निखारते चले जाते हैं। जब हम ये सोच लेंगे कि हमें हर तरह का एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ जानना है, खुद को और बेहतर बनाना है, तो हमें परेशानी नहीं होगी या हम टेंशन में नहीं रहेंगे। इसी पर बेस्ड एक छोटी सी कहानी है। एक कपल होते हैं जिनके 2 बेटे होते हैं, डेविड और डेकन। डेविड बहुत टैलेंटेड होता है, वो स्टार बास्केटबॉल प्लेयर होता है, साथ ही पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा होता है। वहीं दूसरी ओर डेकन बिल्कुल अलग, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, ना वो कोई गेम में इंटरेस्ट लेता है, उसके स्कोर हमेशा खराब आते हैं। दोनों के पिता एक दिन उनकी माँ से कहने लगे कि जब मैं डेविड को देखता हूँ तो प्राउड फील करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, पर जब डेकन के साथ होता हूँ तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है और दुख भी होता है। तो उनकी माँ ने कहा कि अच्छा है हमारे दोनों बेटे अलग अलग हैं, वरना हमें एहसास ही नहीं होता कि जब बच्चा कम काबिल हो तो कैसा लगता है, और इससे हमारे मन में ईगो भी नहीं आता। इस बात पर दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ अंतर बस नजरिए का था, बात तो वही थी। कभी कभी लाइफ में हमारी पॉजिटिविटी हमारे कुछ दुख यूं ही खत्म कर देती है। जो हमें मिला है उसे रियलिटी समझकर बेहतर सोचना ही जिंदगी है। और इस तरह शेफाली जी हमें बताती हैं कि यू कैन ब्रेक फ्री ऑफ योर अनकॉन्शियसनेस। मतलब आप बहुत सी बातें अनजाने में सीख लेते हैं या आदत बना लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये ज्यादा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सी बात है। जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप पर उसका क्या असर है, अच्छा या बुरा, तो ये जानने के लिए हर पल एक्टिव माइंड रखना बहुत जरूरी होता है। एक्टिव माइंड के लिए हमें रोज योगा, मेडिटेशन करनी चाहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जब हमें अपने आप को पूरी तरह इमोशनली फिट बना लेना चाहिए तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, और वो बहुत कुछ तो हमारे रोज की अच्छी आदतों से ही सीख लेते हैं। बच्चों के डेवलपमेंट स्टेजेस। दोस्तों, द कॉन्शियस पेरेंट का ये चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बच्चों के डेवलपमेंट के स्टेजेस को अलग अलग समझेंगे। इसको लगभग 4-5 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें बच्चे के पैदा होने से लेकर चलने फिरने, प्राइमरी लेवल के स्कूल जाने से लेकर हाई स्कूल इंटर तक का सफर शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेजेस के बारे में आने से पहले शेफाली जी हमें पेरेंटिंग के बारे में कुछ चीजें नए सिरे से बताती हैं। जैसे कि पेरेंटिंग में हर स्टेज का इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। हर स्टेज में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही सीखते हैं। पेरेंटिंग एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपनी लाइफ को अपनी तरह से नहीं, बल्कि अपने बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जीने लगते हैं। जैसे कि उनके खाने पीने, जागने सोने से लेकर उनके हंसने बोलने जैसी सभी चीजों का ध्यान रखना। जब तक वो छोटे हैं तब तक उनका हर एक काम करना। जब वो बड़े हो जाएं तो उनको धीरे धीरे सिखाना। पेरेंटहुड यानी बच्चों की देखरेख में पेरेंट्स अपना 100% लगा देते हैं। यहाँ तक कि गुस्सा, ईगो, आलस सब कुछ भूलकर एक नई पर्सनैलिटी में ढलने लगते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट का पहला स्टेज है इफेंसी यानी नवजात। ये बच्चे के पैदा होने की समय की स्टेज है। राइटर हमें बताती हैं कि बच्चे के होने पर हमें पेरेंट बनने की खुशी तो होती ही है, साथ साथ उसी वक्त से हमारी लाइफस्टाइल भी बदलनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में बच्चा अपने पेरेंट, स्पेशली अपने माँ के पास ही रहना पसंद करता है। इस दौरान बच्चा और पेरेंट्स
दोनों एक दूसरे को करीब से फील करते हैं। बच्चे को रोना, सांसें लेना, एकटक देखना, सब कुछ पेरेंट के लिए एक साइन होता है उन्हें समझने का। और इस समय पेरेंट्स के दिमाग में भी बच्चे को लेकर कई तरह की बातें आती हैं, जैसे फिक्र, थोड़ा डर, थोड़ी हिम्मत। लेखक बताती हैं कि पेरेंट्स का खुलकर हंसना या बस थोड़ा सा मुस्कुरा देना, बात बात पर टेंशन में आ जाना या हमेशा कूल रहना, ये सब बच्चा इसी उम्र से ही महसूस करने लगता है। उसकी लर्निंग की पहली ईंट यानी उसके सीखने की शुरुआत इसी उम्र से होने लगती है। इस स्टेज में बच्चा हमेशा पेरेंट्स या जो भी उसकी केयर करता हो, बस उसी के पास रहना पसंद करता है। इस स्टेज पे पेरेंट्स का काम सिर्फ बच्चे की देखभाल करना होता है, मतलब बच्चे के लिए उन्हें हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार दुलार करने की और बच्चे की हर जरूरत को पूरा करने की उम्र होती है। आप में से जो भी पेरेंट्स होंगे, उन्हें बखूबी ये पता होगा कि दिन और रात सब बच्चे के हिसाब से चलता है। इस वक्त हम अपने मन का भी कुछ नहीं करते, हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हम उन्हें ठीक से रखने की हर कोशिश करते हैं। लेखक आगे अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बताती हैं, मतलब इस स्टेज में हम खुद को कैसे बदलते हैं। बच्चा इस समय पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है और हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसे कोई तकलीफ ना हो। बच्चे की देखरेख में हम खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। जैसे कि पेरेंट बनने से पहले हमें रोज बाहर घूमने की आदत थी, पर अब मौका मिले तो जाते हैं, वरना नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जिनका रोज टीवी सीरियल देखना फिक्स रहता था, पर बच्चे के आने के बाद कुछ फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को उस वक्त सबसे ज्यादा हमारी जरूरत पड़ती है, तो हमें उनके पास ही रहना होता है। इससे हम खुद के बारे में कम सोचकर दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फलेस लव, यानी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना। इससे पहले किसी में इतना चेंजेस बहुत कम ही आ पाता है। लोग जहां सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, ये पहली बार उनके साथ होता है जब वो खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर स्टेज आती है टोटलरहुड, यानी बच्चे की 2 से 3 साल की उम्र की। इस उम्र में बच्चा पेरेंट्स के ज्यादा करीब रहना पसंद नहीं करता। उसे हर चीज को जानना होता है, छूना होता है, देखना होता है। इस स्टेज में बच्चा हमारे पेशेंस यानी सहने की पावर को चेक करता है। वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, खासकर तब जब उसे कोई काम करने से मना करे। अगर हम उसे दाएं जाने को कहेंगे तो वो बाएं जाएगा, बिल्कुल हमारी सोच से अलग ही करेगा। लेखक कहती हैं कि आप इस समय अपने बच्चे के लिए जितना भी कर दें, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आज आप उसके लिए पार्टी रखें, खिलौने लाएं, उसके साथ खेलें, दूसरे दिन उसका कुछ और मन करे और आप मना कर दें, तो ऐसा रिएक्ट करने लगेगा जैसे आप उसे हर बात पे मना कर देते हैं। इस उम्र में बच्चा अपने मन का काम होने पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और जरा सा मन से हटकर कुछ हो जाए तो गुस्सा करने में भी पीछे नहीं हटता और चिल्लाने लगता है, जिद करने लगता है। आगे राइटर हमें बताती हैं कि इस समय पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए। बच्चा जब बहुत जिद करने लगे, हर बात पर गुस्सा होकर इंतजार करे कि कब उसकी बात सुनी जाए और वो जिद छोड़े, ऐसे में पेरेंट्स को सतर्क रहना जरूरी होता है। कभी कभी हम तुरंत उसको चुप कराने के लिए उसकी बातें मान लेते हैं, जैसे कि वो चॉकलेट की जिद करे तो हम एक बार उसे दे देते हैं, पर वो अगर दिन में 10 बार चॉकलेट की जिद में ही रोने लगे तो हमें बार बार उसकी बात नहीं माननी चाहिए और उसे मना करना चाहिए। उसे ये विश्वास दिलाना होता है कि वो जिस चीज की जिद कर रहा है वो उसे एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं, क्योंकि वो नुकसान करेगी। बाकी वो कारण तो नहीं समझेगा, पर जिद ना पूरी होने पर वो ये आदत धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। उसके लिए जो अच्छा हो हमें उस पर हाँ करनी चाहिए और उसे समझाने की कई तरह से कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसकी आदत ना बिगड़े और सही गलत अच्छा बुरा भी समझने लगे। उन्हें छोटी छोटी कहानियों के जरिए और आसपास में हो रही छोटी मोटी घटनाओं को दिखाकर उन्हें बताना चाहिए कि क्या चीजें हो सकती हैं और क्या नहीं। कभी कभी तो बच्चे चांद पर ले जाने को भी कह देते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो निराश होने लगते हैं। अब इसको हम उन्हें समझाने के लिए सीधा साइंस पढ़ने को तो नहीं कह सकते ना। इसी उम्र में वो धीरे धीरे चलना, दौड़ना, टॉयलेट लगने पर पेरेंट्स को इशारों में बताना, अपने खुद के बिस्तर पे सोना सीखते हैं। इसके ठीक बाद आती है
अर्ली स्कूल ईयर्स स्टेज, यानी जिस उम्र में बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, इस उम्र में बच्चे पेरेंट्स के साथ न रहकर हमेशा अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें अपनी ही एज ग्रुप में खेलना कूदना खाना पीना अच्छा लगता है। वो अपने आप को बिल्कुल फ्री मानते हैं। उन पे कोई भी रोक टोक उन्हें गुस्सा दिलाता है। इस एज में वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। इस उम्र में भी वो मूडी और मनमौजी होते हैं। शेफाली जी बताती हैं कि जब उनकी खुद की बेटी इस उम्र में आई तो वो खुद को इतना अलग महसूस करने लगी, जैसे कि अचानक से उनकी बेटी को अपने फ्रेंड्स मिल गए हों तो वो उन्हें भूल ही गई हो। आगे वो बताती हैं कि इस उम्र में वो औरों से खुलने मिलने लगते हैं। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ के रूल्स समझते हैं। वो ये जानते हैं कि टीचर हमें पढ़ाती है, हम सब यहाँ पे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। इस उम्र में बच्चे ज्यादातर स्कूल, टीचर, दोस्त इन्हीं सब में बिजी रहते हैं और उन्हें इन्हीं से जुड़ी बातें करना भी पसंद होता है। इस समय हमारा काम बस इतना होता है कि उन्हें सपोर्ट करें, उनकी बातें सुने, उन्हें उनके दोस्तों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने में हेल्प करें, जिससे वो उनके बीच खुद को आसानी से एडजस्ट कर लें। इसके बाद आती है मिडिल स्कूल एज। ये लगभग 11 से 16 साल की एज होती है। इस उम्र में बच्चा खुद को सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड, इमोशनली इम्बैलेंस्ड पाता है। इस उम्र में बच्चे में बहुत तरह के हार्मोन्स चेंजेस होते हैं और उसकी बॉडी में एक सोशल ग्रोथ होने लगती है। कभी कभी इतने तरह के बदलाव एक साथ होना, कई तरह के हार्मोन्स का बॉडी में रिलीज होना, इन सब चीजों के लिए वो मेंटली तैयार नहीं होता है। इससे पहले उसकी लाइफ में खेलना कूदना खाना पीना था, बस अचानक से इस हार्मोनल चेंज से वो खुद को कम समझ पाता है और अकेले में रहना पसंद करता है। राइटर आगे बताती हैं कि कभी कभी इस डिसबैलेंस में उसे बेवजह ही रोना आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर उन्हें प्राइवेसी चाहिए तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनकी छोटी मोटी गलती को माफ करना भी आना चाहिए। इस उम्र में उनको अपनी पहचान की बड़ी फिक्र रहती है। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनका लुक कैसा है या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं। खुद को हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाने की उनकी कोशिश रहती है। रोल मॉडल बहुत सेट करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई मूवी का हीरो पसंद आ जाए तो उसकी नकल करने लगते हैं, हूबहू उसके जैसे दिखने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में हमें आराम से उन्हें समझाना होता है कि उन्हें ये सब जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब टीन एज का असर है। उन्हें धीरे धीरे इन सब बातों से निकालना होता है। लेखक इसके बाद आती हैं हाई स्कूल एज पे। इस उम्र में बच्चा लगभग एक स्टेबल और बैलेंस स्टेज में होता है। इस स्टेज तक बच्चा कुछ मायनों में मैच्योर हो चुका होता है। इस उम्र में पेरेंट्स को यह देखकर अच्छा लगता है कि अब उनका बच्चा काफी हद तक समझदार और बड़ा हो गया है। इस पल पेरेंट को इस चीज का भी एहसास होता है कि बीते समय में उनकी जो भी अनबन उनके बच्चों के बीच थी, वो सब खत्म हो गई और उसका कोई भी असर नहीं है। इस उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, पॉजिटिव सोच वाले और खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। पर अगर इससे पहले ही हम उन पर ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं या फिर उन्हें एकदम फ्री छोड़ देते हैं तो वो काफी हद तक बिगड़ जाते हैं और फिर उनके सुधरने का काफी कम चांस होता है। लेखक आगे बताती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आपको इस बुक के जरिए ये समझने में आसानी होगी और ज्यादातर पेरेंट अपने बच्चों से टीनेज में ये कह पाएंगे, तुम आगे बढ़ो, बड़े बनो, अच्छा सीखो, हम हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तुम पावरफुल हो, एनर्जेटिक हो, तुम जैसे आगे बढ़ना चाहो पढ़ो। इस उम्र में बच्चों के बिगड़ने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। वो आसपास के लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस होने लगते हैं। इस समय उन्हें स्टडी में ज्यादा ध्यान देना होता है, पर कभी कभी वो नहीं दे पाते और फेल भी हो जाते हैं। हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। उनको इसके लिए सीधे डांटना नहीं चाहिए। इस एज में वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। राइटर कहती है कि एक पेरेंट्स के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें किसी भी बात को प्यार से समझाएं। अगर उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाएंगे तो वो हमसे और दूर जाने लगेंगे और हमारी बातों को अनसुना करने लगेंगे। तो अच्छा यही होगा कि हम उनके साथ मिलकर ही उन्हें कुछ बताएं और उन्हें कुछ सिखाएं। पेरेंट्स रोल, द कॉन्शियस पेरेंट का ये 5वां एपिसोड है। इससे पहले हमने डिफरेंट स्टेजेस पे
पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए और कैसे खुद को बेहतर पेरेंट बनाएं, और भी बहुत कुछ जाना। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पेरेंटिंग के इस सफर में हद से ज्यादा खुद को अपने बच्चों की देखरेख और परवरिश में लगाकर कहीं हम खुद की जरूरतों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम खुद की पहचान और खुद की जिंदगी को बस एक पेरेंट की तरह ही ना गुजारते हैं, और बचपन में की गई पेरेंटिंग में लापरवाही कैसे हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है, हमारी पेरेंटिंग में वो क्या क्या कमियां रह जाती हैं जो बाद में हमारे इमोशंस पर अपना असर डालती हैं। सबसे पहले लेखक हमें बताती हैं कि पेरेंटिंग के इस सफर में मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये सफर काफी मुश्किल होता है। इसमें एक पेरेंट की सबसे बेस्ट और सबसे खराब दोनों ही चीजें सामने उभर कर आती हैं। इस दौरान माँ सबसे ज्यादा बिजी होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका बच्चा कैसा है, कितना तेज है या कितना स्लो है। पेरेंटिंग में लगभग हर माँ बाप को अपना समय देने और कोशिश करने के साथ साथ पेशेंस बनाकर रखना पड़ता है। लेखक कहती हैं कि हमारे पेरेंट बनने पे ये तो पता चलता रहता है कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा कितना रोल होना चाहिए, कितना उन पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी बातें इस बुक में पहले ही बता दी गई हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि इतने बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए समय कैसे निकालें। जितना जरूरी बच्चा है उतने ही हम खुद के लिए भी जिम्मेदार हैं। बस माँ या बाप बन जाने से जिंदगी पूरी नहीं होती। जिंदगी का सफर आगे भी बाकी होता है। रोल ऑफ मदर यानी एक माँ की अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारियां। ये तो सबको पता है कि माँ बच्चों की देखरेख में अपना 100% देती है। माँ का अपने बच्चे से लगाव हर किसी को पता है। इस पाठ में लेखक बताती हैं कि माँ अपने बच्चे को जन्म के 9 महीने पहले से ही महसूस करने लगती है, और ये सबसे यूनिक रिश्ता है। शायद इसीलिए माँ खुद को बच्चे से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई पाती है। यहाँ तक कि पिता से भी कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता एक माँ का उनके बच्चों के साथ होता है। और इस सफर में माँ अपना पूरा ध्यान बच्चे पर ही लगा देती है और खुद पर गौर करना ही भूल जाती है। कभी अगर वो सोचे कि माँ बनने से पहले वो कैसी थी, उसके शौक क्या क्या थे, वो कब सोती थी, कब जागती थी और कैसे रहा करती थी, तो अचानक ही उसे खुद में एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। वो खुद को बच्चे होने के पहले वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग पाएगी। माँ बनने के बाद वो खुद ही ये भूलने लगती है कि उसके और क्या क्या सपने थे, कौन सा काम उसे खुद के लिए करना था। यहाँ तक कि बच्चे के बाद वो उसकी देखरेख में इतना बिजी हो जाती है कि उसकी बस यही ख्वाहिश रह जाती है कि कैसे उसके बच्चे खुश रहें। वहीं दूसरी ओर हस्बैंड का कोई बिजनेस होता है तो उसमें उनकी तरक्की की ख्वाहिश भी होती है। बस इसी में सिमट कर रह जाती है उनकी दुनिया। बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते करते कभी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो ऐसा रिएक्शन देने लगते हैं जैसे ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो, और इन्हीं सब बातों का असर हमारे चेहरे पर भी दिखता है। उनके गुस्सा होने से हमारे चेहरे पर शिकन दिखने लगती है और उनके खुश होने पर हमारा चेहरा भी खिल उठता है। राइटर आगे बताती हैं कि एक पेरेंट को ही पता होता है कि कितना काम होता है उनके पास। कभी जब दिन में 2-4 घंटे वो खुद के लिए निकाल पाते हैं तो उनके दिल से एक आवाज आती है कि चलो शुक्र है भाई, थोड़ी देर की शांति तो मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से चिढ़ते हैं या परेशान होते हैं, पर बच्चे की लगातार केयरिंग करने में भी थकान तो होती ही है। ये तो नॉर्मल सी बात है। बहुत से पेरेंट्स को लिमिट से ज्यादा भी करना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों को या किसी तीसरे को ये ना लगे कि वो एक अच्छे पेरेंट नहीं है। जैसे हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो कुछ उससे थोड़े ज्यादा अमीर होते हैं। ऐसे में सबके लिए अपने बच्चों की एक जैसी डिमांड पूरी करना इजी नहीं होता। जो अच्छा खासा कमाते हैं उनके लिए कोई महंगी डिमांड भी ज्यादा बड़ी नहीं होती। वहीं कोई कम सैलरी वाले पेरेंट के लिए महंगी महंगी चीजें खरीद कर देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। एक मिडिल क्लास पेरेंट को अक्सर ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। राइटर कहती है कि एक पेरेंट ही पेरेंटिंग को समझ सकता है। बच्चों की देखरेख में वो खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, पर अगर वो ऐसा ना करें बल्कि खुद पे ही फोकस करें, मतलब बच्चे अगर गंदे कपड़ों में घूम रहे हैं तो उन्हें वैसे ही जाने दें, उनका रूम बिखरा पड़ा हो तो उसे वैसे ही रहने दें। अगर ऐसी लापरवाही पेरेंट करते हैं तो उन्हें खुद ही बुरा लगता है। आखिर बच्चों की केयर वो किसी के दबाव में थोड़ी करते हैं, वो तो इसे पूरे मन से करते हैं।
जब माँ बाप दोनों साथ में होते हैं तब भी वो बच्चों में ही लगे रहते हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से उनकी ही जरूरतों को, जिदों को पूरी करने में लगे रहते हैं। वो आपस में कम समय बिताते हैं। इस तरह से दोनों का स्ट्रगल एक जैसा ही होता है। देर रात तक जागना, कभी बहुत ही सुबह उठना, उनके लिए कभी ज्यादा पैसे खर्च करना, ये सब कुछ माँ बाप दोनों ही करते हैं। कभी कभी हम अपने आसपास में लोगों को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को लगातार कुछ न कुछ समझाते ही रहते, बताते ही रहते हैं। बात बात पर उन पे चिल्लाने भी लगते हैं। बच्चों की कुछ हरकतों पे वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि सोचते हैं कि कब ये बड़े होंगे और खुद से सब समझने लगेंगे। ये सब देखकर हम यही सोचते हैं कि जब हम पेरेंट बनेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इतनी टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। हम अपने बच्चों को एक बार कोई बात समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे। हालांकि उस समय हमें ये मालूम नहीं रहता कि इतना आसान नहीं होता भाई, बच्चों को कुछ समझाना, बताना या उन्हें खुश करना। और जब हमारी बारी आती है, हम पेरेंट बनते हैं, तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि सारे माँ बाप इसी दौर से गुजरते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। हमें ज्यादा टेंशन लेने की और किसी एक्स्ट्रा कोशिश की जरूरत नहीं है। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो खुद धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आगे लेखक हमें बताती हैं कि ऐसे समय में कैसे खुद को कंट्रोल में रखें। वो लिखती हैं, सरेंडर टू द नेचर ऑफ चाइल्ड। मतलब हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वो ऐसे ही बड़े होंगे, धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखेंगे और कुछ बातें मानेंगे तो कुछ टाल भी देंगे। कभी हमारी सुनेंगे तो कभी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और ऐसा सबके साथ होता है। यही उनके बड़े होने का नेचर है। हमें भी उनके इस नेचुरल प्रोसेस में उनके साथ हिस्सा लेना चाहिए। पेरेंटिंग में सबसे जरूरी होता है पेशेंस। हमें उनके साथ बहुत समझदारी से डील करना होता है। बच्चों को अगर कुछ ना कहा जाए, कुछ करने को ना कहा जाए, फिर भी वो वही काम करते हैं। कभी कभी तो उन्हें कुछ बताया जाए तो वो अनसुना कर देते हैं, और बाद में जब उन्हें कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। अब इस बात पे हमें गुस्सा तो बहुत आता है कि हमने तो लाख समझाया पर ये माने नहीं, अब अपने मन का करके दुखी हैं। जाने दो, हमें क्या, पर हम उन्हें दुखी देख नहीं सकते। और गुस्सा करने से तो कुछ ठीक होता नहीं है, क्योंकि वो उस समय परेशान होते हैं, तो हमें उन्हें समझाने की जरूरत होती है। ऐसे में हमें पेशेंस से काम करना पड़ता है। एक तो अपना गुस्सा शांत करके उनकी बातें सुननी चाहिए, और फिर एक बार आगे के लिए उन्हें समझाना चाहिए। हर पेरेंट को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए। इसीलिए पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। इससे खुद का भी मन शांत हो पाता है और बच्चों को भी अच्छी एडवाइस आप दे पाते हैं। अगले पार्ट में लेखक हमें उन सभी बातों पर गौर करने को कहती हैं जब पेरेंट बच्चों की देखरेख में फेल हो जाते हैं। यहाँ वो हमें बताती हैं कि ऐसा होने के बाद बच्चों के बड़े होने पर क्या असर पड़ता है। इस बात को समझाने के लिए वो हमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हैं, जो कि एक 50 साल की महिला की है, जिसका नाम सामंथा है। सामंथा एक टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो एक हॉस्पिटल में नर्स है। वो माँ बनना चाहती थी, पर इससे पहले उसको शादी भी तो करनी थी, पर उसे कोई सही पार्टनर नहीं मिल रहा था। उसका खुद का एक्सपीरियंस अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं था। उसकी माँ एक डॉक्टर थी और वो ज्यादातर बिजी रहती थी, और पापा के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। हर समय वो अकेली रहती थी। बचपन में उसे कोई सपोर्ट या ढंग की केयर नहीं मिली। सामंथा का बचपन अकेले ही बीता। जब वो हाई स्कूल पास हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मम्मी को उसकी कुछ खास फिक्र नहीं है। ऐसा जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई। उसे किसी पर विश्वास ही नहीं होता था और वो बहुत दुखी रहती थी। जब सामंथा की माँ दूसरी शादी कर लेती है तो वो एकदम अकेली पड़ जाती है, और अपने दुख और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पार्टी करने लगती है। वहां उसे लोगों के साथ नशा करने की आदत भी लग जाती है। धीरे धीरे उसके बहुत से रिलेशन बनते जाते हैं, पर सब टूट जाते हैं। लगभग 24 साल की उम्र तक वो इन सब में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में उसे एडमिट होना पड़ता है। ये वो समय था जब सामंथा को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की तरह इमोशनली कमजोर हो गई है और उसे इस कंडीशन से खुद को निकालना है। वो कॉलेज में एडमिशन लेती है और ग्रेजुएट होती है, फिर डॉक्टरेट की डिग्री लेती है, और 40 की उम्र तक आते आते वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब समंथा के पास जब जॉब होती है, वो सक्सेसफुल होती है, पर वो अंदर से दुख में होती है। उसके बीते हुए रिश्ते इतने खराब होते हैं कि इस उम्र में आकर भी उसे किसी पर विश्वास नहीं होता।
लेखक ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे साथ घटी हुई बचपन की इंसिडेंट्स आगे की लाइफ पर भी असर डालती हैं। जोनाथन की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। वो भी अपने ऑफिस में दूसरों की बातों को लेकर इतना टेंशन ले लेता था कि उसका खुद का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता था। अब कहीं भी ऐसे डिपेंडेंट लोगों को ऑफिस में कम हायर किया जाता है, जिससे उसको जॉब मिलने में परेशानी होने लगी। उसकी बचपन से ही आदत थी दूसरों के हिसाब से काम करना, उनके मुंह से खुद की तारीफ सुनना, और उसकी ये आदत धीरे धीरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि आगे जोनाथन को काफी कुछ फेस करना पड़ा। लेखक आगे इसी बात को डिटेल में समझाती हैं। हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए हमें उन्हें अच्छा बनाना चाहिए, उन्हें पर्सनली सिखाना चाहिए, ना कि दूसरों को खुश करने में या इम्प्रेस करने में उन्हें लगा दें। कभी कभी पेरेंट्स समझ नहीं पाते और अपने बच्चों को आर्टिफिशियल संस्कार देने लगते हैं। जैसे आसान शब्दों में कहें तो हम उन्हें दिखावा करना सिखा देते हैं। इससे हमारा ही नुकसान होता है। वो हमारे सामने रोज अच्छे होने का नाटक करते हैं, पर अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करते। जब तक उन्हें ये लगता है कि यहाँ उनकी वाहवाही होगी, वो वहां जी जान से अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और अपने ही घर में वो मनमानी करने लगेंगे। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखना पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करें, भले ही झूठी ही सही। अगर कोई उन्हें उनकी कमियां बता दे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में उनमें कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाता और इस तरह से वो खुद को बेहतर बनने से खुद ही रोक लेते हैं। एंजाइटी से बचाएं। दोस्तों, स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम जानेंगे कि कैसे खुद को एंजाइटी यानी आगे क्या होगा इसके डर से बचाएं और प्रेजेंट में हमारे डर और टेंशन को कैसे कम किया जाए, पर्सनली भी और बच्चों को लेकर भी। इसके बाद थोड़ी चर्चा लेखक की ऑर्डिनरी बच्चों को लेकर है जो अच्छे तो होते हैं पर उनमें कोई यूनिक टैलेंट नहीं होता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सफर। लेखक कहती हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि बच्चों को लेकर हमारे क्या क्या फर्ज हैं, क्या हम एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे, इसके लिए हम पूरा फोकस बच्चों पे करने लगते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि खुद से ही उनका शेड्यूल तैयार कर देते हैं। हम समझते हैं कि उन्हें सिखाने पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस बात को हम सीरियसली लेकर उनके पल पल का हिसाब रखने लगते हैं। और ये भी सच है कि मॉडर्न बच्चों को स्टडी से लेकर हर एक्टिविटी का शेड्यूल इतना भारी भरकम और बिजी लगता है कि उनको आराम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आप कुछ पेरेंट्स को देखते होंगे, वो खुद ही इतने फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि शांति से बैठकर कुछ सोचें और अपने बच्चों को कुछ बता पाएं। वो खुद भी उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं, चाहे वो उनके लिए यूजफुल हो या ना हो। कभी कभी कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपनी मर्जी से अपने बच्चों को हर तरह की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक सबकी क्लास कराते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कितने स्मार्ट और मॉडर्न माँ बाप हैं ये, पर इसके साथ साथ वो अपने बच्चों पर इन सब में अच्छा करने का प्रेशर भी बनाते हैं। मतलब खुद की इच्छा से आप उसको वो कराएं जो आपका मन है और ये बर्डन भी उसी पर डाल दें कि तुम्हें इन सब में से किसी में फेल नहीं होना है। है ना इंटरेस्टिंग बात। इसी बात पर लेखक एक स्टोरी बताती हैं जो कि एक माँ और उनके 2 बच्चों की होती है। माँ फैशन डिजाइनर होती हैं पर अपने बच्चों की केयर करने के लिए वो जॉब छोड़ देती हैं और अपने बच्चों पर ध्यान देने लगती हैं और उसमें अपने बच्चों से अच्छे आउटपुट की एक्सपेक्टेशन भी कहीं ज्यादा रहती है। हालांकि उनके दोनों बच्चे टैलेंटेड थे। लड़की स्टार स्विमर थी और लड़का भी स्टार पियोनिस्ट था। स्कूल के हर इवेंट में उनकी माँ को बहुत प्राउड होता है। हमेशा उनके बच्चे एक्टिव रहा करते थे। फिर एक दिन उनको स्कूल की गाइडेंस काउंसलर ने बुलाया जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस करती हैं। जब उनकी माँ काउंसलर से मिली तो वो बताने लगी कि आपकी लड़की आपसे बहुत डरती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप उसे डांटती या मारती हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उस पर बहुत सारा प्रेशर डाल रखा है। अच्छा बनने का प्रेशर, अपने करियर में कुछ अच्छा करने का प्रेशर। आपकी बेटी बार बार मुझसे कह रही थी कि माँ को मत बताइएगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। कि कैसे मैं स्विमिंग की ड्रेस में पतली नहीं लग रही थी, फिट नहीं हो रही थी, और वो सिर्फ अभी 8 साल की है। ऐसा सुनने के बाद उसकी माँ को एहसास होता है कि उसे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो बस अपना 100% देना चाहती थी
वो टीचर से बताती है कि बचपन में उनके पेरेंट उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इन सारी एक्टिविटी में उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अपने बच्चों को सब कुछ कराना चाहती थी। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनके बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देगी। आगे लेखक हमें बताती हैं कि एंजाइटी क्या है। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, बस हमारे ज्यादा सोचने और नेगेटिव सोचने का रिजल्ट है। हमको ऐसा लगता है कि खाली बैठने या कुछ ना करने से अच्छा है कि किसी चीज के बारे में सोचा जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम कोई काम शुरू भी नहीं करते और उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि सोचते सोचते नेगेटिव रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं और बेवजह ही काम से पहले टेंशन में आ जाते हैं। इस तरह कुछ लोग इस बात की एंजाइटी में होते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। उन्हें सबकी नजरों में अच्छा बनना होता है, परफेक्ट दिखना होता है। दूसरों पे डिपेंड होते ही हमें एंजाइटी होने लगती है कि किसी को हम खराब तो नहीं लग रहे हैं या कोई हमें कमजोर तो नहीं समझ रहा है। इसी तरह उसके जस्ट उल्टी सोच वाले इंसान भी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें सबसे इतना अलग करना होता है कि वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। कहीं पार्टी में गए तो उनको इसी बात की चिंता लगी रहती है कि किसी को ये ना लग जाए कि मैंने उन्हें फॉलो किया है। दरअसल जब हम एंजाइटी में होते हैं तो अपने प्रेजेंट को मानते ही नहीं। हम प्रेजेंट में हो रही चीजों को फील ही नहीं करते, बल्कि फ्यूचर में क्या होगा इसी टेंशन में लगे रहते हैं। अगर अभी हमारी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होगी, इनफैक्ट हमारे आसपास का माहौल खुशनुमा भी होगा, तो भी हमें ऐसा लगेगा कि हमें बहुत दुख है, क्योंकि हम कोई ना कोई दुख वाली बात पहले सोच लेते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, चाहे उसके होने का चांस 1% भी ना हो। और इस तरह से हम बीती हुई निगेटिव बातों और पलों को दोहराते रहते हैं, जिनका आज से कोई लेना देना ही नहीं होता। हमारी यही आदतें हमारे आज को खराब करती हैं। लेखक कहती हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना तो एक नॉर्मल सी बात है। हर इंसान कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करता है, टाइम शेड्यूल बनाता है कि कैसे हमारा काम एकदम सही और परफेक्ट हो। लॉजिकली ये सही भी है, पर इसी में जब हम प्लानिंग करते करते इस तरह मुड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो, जो शेड्यूल है ये फॉलो नहीं हुआ तो, जो प्रॉफिट सोच रहे हैं नहीं मिला तो, ये सारे विचार, ये सारे तो हमें टेंशन में ले आते हैं। इससे हमारा काम अच्छा होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है। ज्यादा सोचने से हमारी एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम डिसीजन जल्दी लें और काम करने पर ज्यादा फोकस करें, बजाय ये सोचने के कि आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हुए लेखक ऑर्डिनरी बच्चों के बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनरी मतलब जिसमें कुछ अलग करने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि अच्छा तो हो पर कुछ अलग ना करे। हर पेरेंट ये सोचता है कि उसके बच्चे में कोई तो एक खास टैलेंट हो, कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिसमें वो दूसरों की तारीफ सुन सके, जिससे वो प्राउड और सबसे डिफरेंट महसूस करें। पेरेंट्स की ये ख्वाहिश इतनी ज्यादा होती है कि उनसे ये माना ही नहीं जाता कि उनका बच्चा नॉर्मल है या एवरेज है। वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आइंस्टीन और न्यूटन जैसा देखना चाहते हैं, खेल में उनसे बोल्ट और सचिन जैसा देखना चाहते हैं। पर लाखों लोगों में एक सचिन, एक अंबानी और एक ही तो टाटा है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई इतना आसान नहीं होता लाखों में एक बनना। बच्चे के ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, बातें मानता है, अपना काम करता है, हमें इतने पर ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ लाइफ को नॉर्मल करना चाहिए। हमारे बच्चे हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमारे साथ अपनी ख्वाहिशें जी सकें, इसी में हमारी सक्सेस है। उनके साथ लाइफ एंजॉय करें, उनकी बातें सुने। क्लास में अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या हुआ, इस बात पर उनसे बोलना ना बंद करें। ऑर्डिनरी होना, एवरेज होना कोई गलत बात तो है नहीं। राइटर अपनी बेटी की एक बात बताती हैं और कहती हैं कि एक दिन मेरी बेटी बोली वो बहुत ज्यादा बोर हो रही है, उसका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। ये सुनकर मुझे लगा कि उसे इस बोरियत से निकालना चाहिए, पर कैसे? क्या मैं टीवी चलाऊं या उसके साथ कोई प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करूं या फिर उसे पार्क घुमाने ले जाऊं? इतना कुछ सोचते सोचते फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे में हर बार वो बोर होगी और हर बार मेन उसका उपाय खोजने लगूंगी, तो वो मुझ पर डिपेंड होने लगेगी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं भाई, बोर हो रही हो तो बोर भी होना चाहिए, चलता है।
वो मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे कि मैंने उसकी हेल्प ना की हो, बल्कि वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई पागलों वाली बात कह दी हो। वो उठकर धीमी आवाज में कुछ बोलती हुई मेरे कमरे से चली गई। जब मैं उसके रूम में गई तो वो अपनी डॉल से कुछ बातें कर रही थी। बच्चों में आदत होती है कि वो डॉल, टेडी बियर, इन सब में भी इंसान को इमेजिन कर लेते हैं। वो उनसे बातें करते हैं तो उनके मन में ये होता है कि उनके खिलौने उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। लेखक आगे कहती हैं कि हम अपने बच्चों को हमेशा बिजी रहना सिखाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहें, कभी खाली न बैठें, और इसी वजह से हम उन्हें बताते हैं कि लाइफ में बहुत से काम करने हैं और हमारे पास समय बहुत है। हम उन्हें इतना भी स्पेस नहीं देते कि वो खुद से सोचें कि आखिर उन्हें ये काम क्यों करना है, कब तक करना है। मतलब कि हम उन्हें फ्री देखना ही नहीं चाहते। इसके चलते लाइफ में कभी भी अगर उन्हें खाली रहना पड़ता है तो उनका माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और इसको वो अपना फेलियर समझने लगते हैं। लेखक का इन सब बातों को बताने का मेन मोटिव ये है कि हमें बच्चों को सिंपल लाइफ देनी चाहिए और हमें खुद भी एक सिंपल लाइफ ही जीनी चाहिए। उन्हें गैजेट्स, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स, ये सब ना देकर रियल लाइफ में उनका इंटरेस्ट बनाना चाहिए। वो बाहर जाएं, खेले कूदें, घर में रहें तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ सीखें। इससे उनका मेंटल ग्रोथ और अच्छे से होगा। अगर वो किसी टॉय को लेकर ज्यादा जिद करें तो आप 1 या 2 बार उन्हें दिला दें, क्योंकि बच्चों के मन में ये बात बहुत जल्दी आ जाती है कि उनके पेरेंट्स उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। पर उन्हें एक सिंपल लाइफ में ही ग्रो करने की कोशिश करें। उनके सामने पैसे, स्टेटस, बड़ी महंगी गाड़ी, ऐसी बातें ना करें। बाहरी चीजों को ज्यादा वैल्यू ना दें। ऐसा करने से वो अच्छी आदतें और अपनी सोच को खुद ही डेवलप कर लेंगे। पेरेंटिंग बहुत आसान है अगर हम अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें और बस ये सीख जाएं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेखक कहती हैं कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट करना आता हो, उसे अदब से बात करना आता हो। ये सब हमारी बेसिक जिम्मेदारी है जो हम उन्हें सिखा सकते हैं। इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि वो आगे अपनी लाइफ में कितने सक्सेस होंगे या कितने अमीर बनेंगे, सबसे अच्छा बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये सब जितना पेरेंट्स पे डिपेंड करता है उससे कहीं ज्यादा बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें उसके इंटरेस्ट पे भी ये चीजें सिंपली छोड़ देनी चाहिए। ये सब करना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम अपना ईगो हटा दें और अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर दें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इससे हमारा और हमारे बच्चे का रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा और हम उसके बचपन को एंजॉय भी कर पाएंगे। आखिर वो हमेशा एक ही उम्र में थोड़ी ना रहेगा। वो तो एक दिन उस उम्र से निकल जाएगा और हम भी उसके साथ जीने का वो पल खो देंगे। तो दोस्तों, आज में जीना ही सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस न रखें। द कॉन्शियस पेरेंटिंग का ये 7th एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे हम अपने हाई एक्सपेक्टेशंस को कम करें, यानी अपने बच्चों से बताती हैं कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या बने। मुझसे भी किसी ने पूछा, आप क्या चाहती हैं कि आपकी बच्ची बड़ी होकर क्या बने। मुझे हमेशा ये क्वेश्चन परेशान करता था। मैंने उसे कहा, वो अभी से वैसे ही हैं जो मैं उसे बनते देखना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुद में स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को अच्छे से जाने। वो ये समझ सके कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। लेखक आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। पहला है, ऑनर हु योर चाइल्ड इज। मतलब आपका बच्चा जो भी है, जिसमें भी अच्छा है, उसे वैल्यू दें और उसे प्रायोरिटी दें।
सभी बच्चों की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उनकी अपनी खासियत होती है। इनफैक्ट जब आप उन्हें देखें तो ये ना सोचें कि वो इसके जैसा क्यों नहीं है या वो उसके जैसा क्यों नहीं बनता। ये सब सोचने की बजाय इस पे ध्यान दें कि उसकी क्या आदतें हैं, उसमें क्या खासियत है, उनमें जो भी स्पेशल है उस पे फोकस करें। जब हम उनके सामने दूसरों की तारीफ करते हैं और दूसरे बच्चों को सुंदर स्मार्ट बोलते हैं, उनकी स्टडी का बार बार बखान कर अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, तो इससे वो इनसिक्योर फील करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेखक बताती हैं कि एक रात में अपनी बेटी को सुलाते वक्त बोली कि मुझे तुम पर प्राउड है। तो वो बोली, क्यों? मैंने कहा, तुम जैसी हो वैसी बने रहने की हिम्मत रखती हो, किसी से खुद को कंपेयर नहीं करती हो, और तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी है। अगर आप अपने बच्चों के नेचुरल बिहेवियर की तारीफ करेंगे तो आगे भी रियल बने रहेंगे। बिना किसी के दबाव में आए वो खुद के मन की बात सुनने की हिम्मत रखेंगे। दूसरा पॉइंट, हाउ टू सेट बार फॉर द चाइल्ड। मतलब हम अपने बच्चों के लिए कैसे स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए कि वो क्या क्या करें। एक पेरेंट होने के नाते हमें ये अपनी जिम्मेदारी लगती है कि हम अपने बच्चों के लिए एक हाई लेवल की सोच रखें। वो 7 साल के भी नहीं होते कि हम उनके लिए विजन बोर्ड ले आते हैं। कभी कभी उनके लिए अपने ड्रीम कॉलेज की फोटो लगाकर रख देते हैं जिससे वो इंस्पायर हों। और हमारी एक थिंकिंग ये भी होती है कि ऐसा करने से वो भी बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे। पर क्या होता है कि कभी कभी हमारे बच्चे इन सब कोशिशों के बावजूद मोटिवेट नहीं हो पाते, और हो सकता है कि उन्हें लगे कि उन्हें किसी स्टेट कॉलेज में नहीं पढ़ना, या उनका मन स्टडी करने का हो और पीस कॉर्प्स ज्वाइन करके वर्ल्ड टूर करना हो, या विदेश घूमना हो, या फिर उन्हें संन्यास लेने का मन करे। लेखक बताती हैं कि एक बार वो एक बर्फीली जगह पर बैठी एक 7 साल की लड़की को स्केटिंग करती देख रही होती है, और साथ में उसकी माँ भी उसे कॉपी कर रही थी। ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। तभी उसे आसपास के लोगों से पता चला कि इसकी माँ का मन था इसकी बेटी सबसे अच्छी स्केटर बने, इसलिए इसे यहाँ स्केटिंग सीखने के लिए ज्वाइन कराया है। ये सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर उसकी माँ कितनी ही डिसिप्लिन लगती, उतना ही मुझे ये फील होता कि ये एक अच्छी माँ बिल्कुल नहीं हो सकती जो अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों से पूरी करा रही है। लेखक बताती है कि हमें कौन सा बार सेट करना चाहिए। उनके बोलने की टोन का बार सेट करें, मतलब वो जो भी बोलें मैनर में बोलें। उनका हमसे रोज की बातों का बार सेट करना चाहिए। उनको अपने इमोशंस जताने के लिए बार सेट करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में लेखक हमें बताती हैं कि हमें अपने बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किन चीजों के लिए उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। वो कितना ज्यादा सक्सेस हुए हमें ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो और कितना अच्छा सीखें इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो हमारी हर बात को माने ये जरूरी नहीं, बल्कि वो हमारी ये नहीं होना चाहिए। बजाय इसके वो हमसे अपनी बातें शेयर करें, ये होना चाहिए। ये नहीं कि वो कभी फेल ही ना हो, बल्कि वो फेल होकर भी दोबारा कोशिश करें, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी उनसे। ये भी नहीं कि उन्हें कभी कोई दुखी ना हो, नुकसानी ना हो, बल्कि ऐसा हो भी तो उन्हें माफ करना और उस सिचुएशन से खुद को निकालना आना चाहिए। लेखक कहती हैं कि आपको हमेशा ये महसूस करना चाहिए और रियल में इस बात को मानना चाहिए कि आप पहले एक इंसान हैं, बाद में पेरेंट्स। आप भी परफेक्ट नहीं हैं और परफेक्शन किसी में भी नहीं होता। बच्चों को भी कोशिश करके ही सीखने दें। भले ही वह हमारे बच्चे हैं, पर वो भी हैं तो आखिर एक इंसान ही। उनसे भी गलतियां होंगी, वो भी कहीं दुखी होंगे, उन्हें भी पर्सनली कोई नुकसान हो सकता है। हम उन्हें प्रोटेक्शन तो दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी नॉर्मल लाइफ को हर दुख दर्द परेशानी से हटा दें। जरा सोचिए, हर इंसान के पेरेंट्स होते हैं, पर शायद कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे जो बिना किसी प्रॉब्लम के जिंदगी जी रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम। मतलब हम किसी काम को कैसे पूरी शिद्दत से करें, इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बारे में सोचते रहें कि रिजल्ट क्या आएगा। इसमें लेखक कहती हैं कि बच्चा जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है, माँ बाप उसे यही समझाने लगते हैं कि बेटा देखो, लाइफ में बहुत कंपटीशन है, सीरियसली पढ़ाई किया करो। लेकिन पेरेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि बार बार ऐसा कहने से बच्चा फ्री होकर कुछ सीख नहीं पाएगा और वो फेल हो सकता है। लेखक अपनी बेटी के बारे में बताती हैं कि जब उनकी बेटी 6 साल की थी तो स्कूल में पेरेंट मीटिंग हुई।
सबके पेरेंट्स को बुलाया गया था, पर थोड़ा बिजी शेड्यूल के चलते वो नहीं जा पाई। लेखक के लिए भी अपने बच्चों की परफॉर्मेंस फिलहाल ज्यादा मैटर नहीं करती थी, क्योंकि उनकी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की थी। लेखक के लिए इतना ही काफी है कि उनकी बेटी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती है और वो उनकी बातें सुनती है। उसमें नई चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी थी। बस मेरे लिए इतना काफी है। आगे लेखक अपने बचपन की स्टोरी शेयर करते हुए बताती हैं कि जब वो 12 साल की थीं, तो उन्हें एग्जाम में हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला था, जिसे देखकर वो बहुत खुश थीं। पूरे घर में खुशी के मारे दौड़ रही थी। वो अपनी माँ के पास फुल एक्साइटमेंट में गईं और उन्होंने अपनी माँ के साथ डांस भी किया। पर उनके पापा ने उनके रिजल्ट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बस इतना बोला कि ठीक है। इस बात को लेकर लेखक काफी उदास थी। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उनके ग्रेड उतने अच्छे नहीं आते, कभी कभी सी ग्रेड भी मिल जाता है, तब भी लेखक के पिता यही कहते थे कि ठीक है। वो कहती हैं कि तब मुझे समझ में आया कि पापा क्यों मेरे रिजल्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। उनको मेरे ग्रेड से ज्यादा मतलब नहीं होता था, जिससे मुझे भी अपना रिजल्ट बताने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर मैंने भी इस चीज को समझा कि ग्रेड से ज्यादा वैल्यू प्रोसेस की है, कि उस दौरान हम कितना कुछ सीखे। फिफ्थ पॉइंट, सही मायने में तारीफ करना। इस पार्ट में लेखक बताती हैं कि कभी कभी जब हमारे बच्चे की प्लानिंग के हिसाब से काम ना हो रहा हो, तो हमें उनके दुखी होने पर उनके साथ दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी तारीफ करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि देखो, तुमने इस काम को करने में कितनी सारी चीजें सीख ली। क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने इसे कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया? हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि तुम चाहो तो दोबारा कर सकते हो और इस बार पक्का बेहतर करोगे तुम। ऐसा कहने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और वो अंदर से मोटिवेट होते हैं। वो खुद को इंटरनली स्ट्रांग महसूस करते हैं और उनमें फेलियर को फेस करने की हिम्मत भी आती है। इस तरह हम उनकी तारीफ करेंगे और उन्हें समझेंगे, तो बड़े होकर वो किसी भी रिस्की काम को करने से भागेंगे नहीं। वो ये सोचकर कभी पीछे नहीं हटेंगे कि फेल हो गए तो क्या होगा। हम अपने बच्चों से कहें कि तुम मुझे इंस्पायर करते हो, जैसे तुम बिना डरे खुद के डिसीजन लेते हो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं भी तुमसे काफी कुछ सीखती हूँ। अगर आपका बच्चा आपसे ज्यादा हिम्मत वाला है, तो उसको कहें कि मुझे भी कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं खुद को थोड़ा स्ट्रांग बना सकूं। कैसे तुम हर काम को एक चैलेंज की तरह कर लेती हो, ये स्किल हमें भी सीखना है। ऐसा करने से बच्चा खुद को और इम्प्रूव करेगा और लोगों से ज्यादा इम्प्रेस होने की बजाय उसमें ये फीलिंग आएगी कि वो नेचुरल रहकर खुद दूसरों को इंस्पायर कर सकता है।